तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारी खास स्पीकर चर्चा में। चर्चा के तहत अब हम उत्तराखंड की ओर रुख करते हैं, उस उत्तराखंड की ओर जिसे हम देवभूमि कहते हैं। उत्तराखंड हम सबको बेहद प्रिय है। उत्तराखंड के मंदिर, उत्तराखंड क्या भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक सौंदर्य सब हमें लुभाता है, पर उसके साथ साथ वहां की सियासत भी इस समय बड़ी लुभा रही है। इसलिए लुभा रही है कि वहां के दोनों प्रमुख राजनीतिक दल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, दोनों में जो द्वंद्व मचा हुआ है वो राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां ले रहा है। उत्तर प्रदेश के मुकाबले उत्तराखंड बराबरी से जगह ले रहा है खबरों में, और इसलिए ले रहा है क्योंकि वहां के नेता कुछ ना कुछ ऐसा जरूर कर रहे हैं जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल होता है। हरक सिंह रावत, जिनको 5 साल तक कांग्रेस पानी पी पी कर कोसती थी, हरीश रावत ने रात में अगर कभी सपना देखा तो हरक सिंह रावत का देखा कि हरक सिंह रावत के चलते कैसे उनसे मुख्यमंत्री और सरकार दोनों का साथ छूटा। लेकिन वही हरीश रावत आज हरक सिंह रावत को एक बार पुनः कांग्रेस का सदस्य बना दिए। भारतीय जनता पार्टी, जिसने 2017 के चुनाव में करिश्माई जीत हासिल की थी, 70 सदस्यीय विधानसभा में 57 सीटें जिस भाजपा ने हासिल की थी, वो भाजपा अपने संख्या बल को गिनने में नाकाम रह रही है कि अब उसके पास उत्तराखंड की विधानसभा में कुल कितने लोग बचे हैं। जिस तरीके से उसने अपनी पहली सूची जारी की है और बड़े पैमाने पर टिकटों को काटा है, वो अपने आप में सवाल पैदा कर रहा है कि क्या जनता के स्तर पर इतना असंतोष, इतनी नाराजगी महसूस कर रहा है भाजपा नेतृत्व कि अपने आजमाए हुए योद्धाओं को दोबारा मैदान में उतारने का साहस नहीं कर पा रहा। इसी पर बात करेंगे हमारा, इसीलिए आज का विषय उत्तराखंड सियासत अखंड, क्योंकि उत्तराखंड राज्य जब से बना है तब से कोई भी सरकार वहां रिपीट नहीं हो पाती। इस लगातार सिलसिले को भेद पाने में क्या भाजपा इस बार सफल रहेगी, ये सवाल पहले दिन से अस्तित्व में है जब 57 सीटें जीती थी। तो उसी को उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं वर्तमान घटनाक्रम के संदर्भ में। मथुरा दत्त जोशी जी हमारे साथ हैं, महामंत्री हैं उत्तराखंड कांग्रेस के। सुरेश जोशी जैसे आप प्रबुद्ध प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, वह भी हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं। और साथ ही निष्पक्ष राय देने के लिए देश के प्रबुद्ध पत्रकारों में शुमार प्रेम कुमार जी हमारे साथ। आप तीनों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सुरेश जोशी जी से करना चाहता हूं। सुरेश जोशी जी से समझना चाहता हूं, आपकी पार्टी दावा करती है कि 5 साल के अंदर क्या कुछ काम आपने नहीं किया, किस प्रकार से उत्तराखंड को विकास के रास्ते पर आप लेकर गए। डबल इंजन की सरकार ने क्या कुछ करिश्मा उत्तराखंड के संदर्भ में नहीं किया। अगर ये सब आपने किया तो अपने लोगों के प्रति आपका इतना विश्वास और आपके लोगों का आपकी पार्टी के प्रति इतना अविश्वास क्यों है, ये बात सुरेश जी आपसे समझना चाहते हैं। जो 4 साल मुख्यमंत्री रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत, वो हिम्मत नहीं जुटा पाए एक बार फिर जनता के बीच जाने की, और 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को आप हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं फिर से जनता के पास भेज पाने की। थोड़ा रोशनी मिलेगी सुरेश जोशी जी, क्या हो गया ऐसा गड़बड़ आप लोगों के साथ? देखिए हिमांशु जी, जो आपने प्रश्न किया बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया जी। पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि उत्तराखंड की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने इस राज्य को बनाया जी। और साथ ही साथ जो है कि इस राज्य के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी सतत प्रयासरत रही जी। और जो दल आज उत्तराखंड की राजनीति की बात कर रहे हैं, अगर उनका पिछला इतिहास देखेंगे, उत्तराखंड राज्य आंदोलन से लेकर के आज तक क्या रहा है वो सब लोग जानते हैं, किसी से छुपा नहीं है। आपने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में आपने 5 वर्ष सरकार चलाई, निश्चित तौर पर हम लोगों ने 5 वर्ष सरकार चलाई, और जिन विषयों को लेकर के 2017 में हम जनता के सामने गए थे, जो हमारा संकल्प पत्र था और जो बातें हमने जनता के सामने रखी थी, हमने वो सारी बातों को और उस संकल्प पत्र को अक्षरशः उसका पालन करने का प्रयास इस सरकार ने किया और वो उस पर हम सफल भी रहे। हमने 5 वर्षों के अंदर मैं कह सकता हूं कि किसी भी क्षेत्र में, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, चाहे पानी का क्षेत्र हो, चाहे बिजली का क्षेत्र हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे जो मातृशक्ति यहाँ की है वो आंगनबाड़ी के रूप में काम करती है, वो आशा वर्कर के रूप में काम करती है, और छोटे छोटे जो काम होते हैं, पेंशन की अगर हम बात करेंगे, वृद्धावस्था पेंशन है या विधवा पेंशन है, इन सब पे आज की परिस्थितियों के आधार पर जितना इस समय हम लोग कर सकते थे, कहीं हमने 500 रुपए बढ़ाया, कहीं 1000 बढ़ाया, कहीं 2000 रुपए बढ़ाया। और इस प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो ये जिस समय पे आप और हम चर्चा कर रहे हैं, ये एक ऐसा समय है, अभी मैं शॉर्ट वीडियोज आपको एक तो भेजूंगा आपके व्हाट्सएप पे। आज उत्तराखंड की जो माताएं बहनें हैं वो कह रही हैं कि जो दल आज इस प्रदेश पर राजनीति करने के लिए आ रहे हैं, जब कोरोना काल था उस समय मोदी जी अगर देश के प्रधानमंत्री नहीं होते तो शायद कई घर ऐसे होते कि जिन घरों में राशन तक नहीं पहुंच पाता।
और जो लोग उस समय वैक्सीनेशन का विरोध कर रहे थे, आज थर्ड वेव आई है, आपने देखा होगा हिमांशु जी, थर्ड वेव में अगर हम इस प्रदेश को 100% वैक्सीनेट नहीं करते फर्स्ट डोज जोशी जी, मैं बहुत विनम्रता से हस्तक्षेप कर रहा हूं, माफी चाहते हुए आपसे। आप बहुत ही प्रबुद्ध पत्रकार हैं, विद्वान व्यक्ति हैं। आपने सब कुछ कह लिया इस दौरान, पूरी यश गाथा हमको सुना दी, पर जो सवाल मेरा था ना, उसके एक अंश को भी आपने स्पर्श करने का प्रयास नहीं किया। मेरा आपसे सवाल था, इतना सब कुछ आपने किया जो आप बता रहे हैं, हम तो पहले ही मान ले रहे हैं आपकी बात, पर आपका अपने ही नेताओं के प्रति इतना विश्वास क्यों, और आपके नेताओं का आपकी पार्टी और सरकार के प्रति अविश्वास क्यों? ये एक मूलभूत सवाल है जिसका उत्तर सुरेश जोशी जी से अपेक्षित है। समय सीमित है मेरे कार्यक्रम का, आप कम से कम इस जिज्ञासा का समाधान तो करें ना, आपसे बड़ी उम्मीद है हम लोगों को। मैं दे रहा हूं, मैं डॉक्टर साहब आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। देखिए, पहली बात, भारतीय जनता पार्टी कोई समूह नहीं है, भारतीय जनता पार्टी कोई परिवार की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक आइडियोलॉजी है, और वो एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो देश को प्रथम करके, हम नेशन फर्स्ट बोलते हैं, हम उस पार्टी के कार्यकर्ता है जिसको नेशन फर्स्ट की पार्टी है। तो हमारे यहाँ कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी जाती है, जो आपने विषय कहा, किसी भी कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी जाती है। आपने कहा कि 5 वर्षों के अंदर क्या हुआ, 5 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने काम किया। आपने कहा कि भाई आपने बहुत सारे टिकट काट दिए। देखिए, टिकट हमने बहुत सारे नहीं काटे हैं, हमने प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक तरीके से जो व्यक्ति आज चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो विधायक का चुनाव नहीं लड़ रहे तो भारतीय जनता पार्टी उनको काम नहीं दे रही है। हम उनको संगठन में काम देंगे, अभी जो सरकार बनेगी सरकार में काम देंगे, हो सकता है किसी को केंद्र में काम मिलेगा। यानी भारतीय जनता पार्टी, जोशी जी बहुत माफी के साथ आपसे सवाल करता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी है जहां पे आप एक आदमी को 5 बार 7 बार 8 बार लोकसभा लड़ाते हैं, 5 बार 7 बार 8 बार विधानसभा चुनाव लड़ाते हैं, 3 बार 4 बार राज्यसभा में भेजते हैं। आपसे जानने का प्रश्न है कि अगर लोगों ने ठीक काम किया, सरकार ने ठीक काम किया, तो ठीक काम करने का यह पुरस्कार कैसे कि उनके टिकट काट दिए जाए? जन सेवा के लिए वो दावा करते हैं, उनके टिकट काट दिए जा रहे हैं, वो फूट फूट के रो रहे हैं, दूसरी पार्टियों के दरवाजे खटखटा रहे हैं। ये पहला सवाल। दूसरा सवाल इस बात का है कि जो मंत्री थे उस स्तर के नेता भी भाजपा को छोड़कर जा रहे हैं। तीसरा सवाल आपसे कि जो सरकार ने इतना बेहतर काम किया, उस सरकार का नेतृत्व जिन त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया था, अगर काम इतना अच्छा था तो उनको हटाया क्यों? और आखिरी सवाल ये कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जैसे शख्स ने, जिसने 4 साल सरकार का नेतृत्व किया, उसने चुनाव लड़ने से पहले ही पीठ क्यों दिखा दी? 4 सवाल है जोशी जी आपके पास में, उत्तर की अपेक्षा है, अन्यथा इनके उत्तर लेने के लिए मुझे मथुरा दास जोशी जी के पास जाना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए हिमांशु जी, पहली बात मैं बताऊं, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने, आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ में सारे सांसदों को बदल दिया था जी। क्या छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास नहीं किया? क्या नहीं किया था? यही सच्चाई थी। जब 2018 का चुनाव हुआ विधानसभा का, तो 65 पार का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी कुल जमा 15 सीटों पर सिमट गई थी, जिसका नतीजा जनता की नाराजगी के रूप में भाजपा नेतृत्व ने महसूस किया और सबकी टिकट काट दी। ऐसा काम केवल छत्तीसगढ़ में हुआ, क्योंकि उससे पहले विधानसभा का परिणाम एक तरफा था। बिल्कुल सही कहा सुरेश जी। तो मान रहे हैं आप कि उत्तराखंड में भी जनता आपके खिलाफ हो गई है, इसलिए फैसला है? सुनिए हिमांशु जी, आप कैसे ही बात को ट्विस्ट करिए, मैं इससे न सहमत हूं, न उत्तराखंड मैंने क्या ट्विस्ट किया? मैंने तो तथ्य बताया। जोशी आप बताइए, मैंने क्या ट्विस्ट किया, मैं समझना चाहूंगा जी। मैं आपको बताऊं कि देश में एक नहीं ऐसे बहुत सारे उदाहरण होंगे। हमने जो विधायक, एक बार जीता हुआ विधायक है, उसको मुख्यमंत्री बन के चलाया और वो मुख्यमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहा है। और हमने इसी देश के अंदर एक स्टेट में जो है कि 25-25, 40-40 टिकट भी काटे होंगे, तो हम दोबारा सरकार में रिपीट हुए हैं। इसका इससे कोई मतलब नहीं है। मैंने पहले इससे कोई मतलब नहीं है। भाजपा एक अलग किस्म की पार्टी है, देश प्रथम है, कार्यकर्ताओं को अलग अलग दायित्व दिए जाते हैं। आप इसी रूप में इन फैसलों को देखिए, ऐसा कुल मिला के सुरेश जोशी जी का कहना है। लेकिन क्या मथुरा दत्त जोशी जी, भाजपा प्रवक्ता सम्मान्य सुरेश जोशी जी के इन तर्कों से सहमत है? क्या मथुरा दत्त जी, आपको लगता है कि देश सेवा की खातिर ऐसे परिवर्तन किए जा रहे हैं, लेकिन जनता के बीच में भाजपा को लेकर जबरदस्त रुझान है और आपके लिए कहीं कोई दुकान सजने वाली नहीं है? क्या कहते हैं मथुरा दत्त जी? देखिए, सुरेश जोशी जी की अपनी मजबूरी है, वो पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता हैं, उन्होंने अपनी फेस सेविंग तो करनी है कि भाई क्यों काटे टिकट, किस लिए काटे। लेकिन एक बात महत्वपूर्ण आपने पकड़ी है, जिस व्यक्ति ने 4 साल तक सत्ता चलाई,
जी 4 साल तक जो व्यक्ति प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हो और अच्छा चल रहा हो, उस व्यक्ति को इन्होंने, विधानसभा का सत्र चल रहा था, वित्त मंत्री की हैसियत से विधानसभा में बजट प्रस्तुत किया था, उस व्यक्ति को वित्त मंत्री की हैसियत से बजट का उत्तर नहीं देने दिया और बजट सत्र के बीच में कान पकड़ के इन्होंने कहा कि नहीं, तुम ठीक काम नहीं कर रहे, तुम बाहर आओ, उनको बाहर कर दिया गया। ये बात है। और आज वही व्यक्ति ठीक लिस्ट आने से पहले, अब चुनाव के जो इनके कैंडिडेट हैं उनकी लिस्ट आने से एक दिन पहले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इनके पत्र लिखते हैं कि मैं चुनाव लड़ने में असमर्थ हूं, मैं चुनाव नहीं लड़ सकता हूं। बड़े कटाक्ष भाषा में उन्होंने लिखा है कि युवा नेतृत्व है, धामी जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे और हम चुनाव जीतेंगे, मैं पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने का प्रयास करूंगा। एक बात ये। दूसरी आपको महत्वपूर्ण बात बताऊं, 2012 में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा, खंडूरी है जरूरी का नारा दिया, खंडूरी है जरूरी का नारा दिया। आज उसी खंडूरी की पुत्री को खंडूरी जी की पुत्री का टिकट काट दिया। इन्होंने कहा कि आप इस योग्य नहीं है कि आपको दोबारा टिकट दिया जाए और आप खंडूरी जी की वसीयत को या खंडूरी जी की लेगेसी को आगे नहीं बढ़ा सकती हैं, आपको हम घर बिठा रहे हैं। 2 महत्वपूर्ण उदाहरण मैंने आपको दिए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की हालत। इन्होंने कहा कि साहब हम वंशवाद का बड़ा विरोध करते हैं, परिवारवाद का विरोध करते हैं। 11 टिकट है। अगर मैं गिनती में गलत हूं तो मेरा मार्गदर्शन कर दीजिएगा। 11 लोगों को इन्होंने जो परिवार से संबंधित लोग हैं उन लोगों को टिकट दिया है। 12 होंगे मेरे ख्याल से, एक मैं भूल भी गया हूं, तो 12 लगभग 12 लोग हैं। उनको परिवार के जो जिनके पिताजी इनकी राजनीति में है, जिनके पति राजनीति में है, जिनके रिश्तेदार राजनीति में, उन लोगों को इन्होंने टिकट दिया। जो वंशवाद का, परिवारवाद का बड़ा सिद्धांतवादी बात, बड़ी बात है। क्योंकि अब जोशी जी मेरे प्रिय है, मैं ज्यादा उनके ऊपर कोई बात नहीं कहूंगा क्योंकि मेरे छोटे भाई हैं। ये तमाम तरीके की बात है। भाषण अच्छा देते हैं, बहुत अच्छा भाषण है, ठीक है, भाषण दिया जाता, लेकिन जो असली चीज है, लेकिन आज उत्तराखंड की घबराहट में भाजपा बहुत है जी। उनको इतनी ज्यादा भगदड़ मचने का डर था। इनके सम्मानित विधायक जिन पर ये कार्रवाई कर रहे थे, अनुशासनात्मक कार्रवाई कर रहे थे, उनके टिकट भी क्लियर हुए हैं। मजबूरी में उनके टिकट नहीं काट पाए। जिनके टिकट काटने जा, बहुत से नाम है देने में, क्योंकि आपका भी समय कम होगा। पर मैं जोशी जी आपसे समझना चाहूंगा, ये तो हो गई भाजपा की बात, पर कांग्रेस पे भी तो बात करना जरूरी है ना उत्तराखंड की सियासत के संदर्भ में। जब भाजपा में भगदड़ है, बदहवासी है, बेचैनी है, तो कांग्रेस में कौन सी मजबूरी हुई? जिन हरक सिंह रावत को आप लगातार दगाबाज करार देते थे, जिनको हरीश रावत बताते थे कि मेरी पीठ में छुरा भौंका था, क्या ऐसी नौबत आ गई जिसने पीठ में छुरा भौंका था उसके गले में माला पहनाने के लिए आज हरीश रावत को ही मजबूर होना पड़ा? थोड़ा समझना चाहते हैं आपसे। तो आपने सवाल किया, मैं समझता था ये सवाल आप जरूर करेंगे। निश्चित रूप से हरक सिंह जी की आज वापसी हुई है। आज कांग्रेस पार्टी में वो सम्मिलित हुए हैं। उन्होंने कहा कि मैं बिना स्वार्थ के, बिना किसी शर्त के कांग्रेस में आ रहा हूं और पार्टी की मजबूती के लिए काम करूंगा। आपने भी सुने होंगे बयान, हमने भी सुने, ठीक है। कल तक अभी तक 3 बजे तक अनिश्चितता का दौर था कि शामिल होंगे नहीं होंगे, पार्टी क्या निर्णय करेगी नहीं करेगी, ये सब चीजें हमको दिख रही थी। लेकिन ये सब चीजें सामने आई, हरक सिंह जी आए हैं। देखिए, कभी कभी राजनीति में कुछ लीक से हटके फैसले करने पड़ते। निश्चित रूप से हरीश रावत जी ने कहा, हम ही लोग कल तक कह रहे थे, चैनल में कह रहे थे, आज भी कल क्या पता क्या कहना पड़ता है। तो यही तो समझना है जोशी जी, जब कांग्रेस के लिए मैदान साफ है, भाजपा का पत्ता साफ है, तो फिर मजबूरी क्या हो गई कि हरक सिंह रावत, जिन्हें आप गद्दार बताते थे, जिनको पीठ में छुरा भोंकने वाला बताते थे, उनके लिए आपको कालीन बिछाते हुए हम लोग देख रहे हैं। आज थोड़ा समझ नहीं पा रहे, समझना चाहते हैं। कोई कालीन नहीं बिछाया, बिल्कुल हमने कहा, गद्दार भी कहा, पार्टी विरोधी भी कहा, लोकतंत्र के हत्यारे भी कहा, बिल्कुल कहा। मैं आपके साथ कई चैनलों में बैठा हूँ, कई डिबेट हमने की होंगी, कहा मैं उसको, कभी मैं ऐसा व्यक्ति हूँ कि मैं अस्वीकार नहीं करता हूँ, मैं बात को गोल मोल नहीं करता। लेकिन आज राजनीतिक परिस्थितियां बदली है। ठीक है, हरक सिंह जी ने स्वयं कहा कि मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ, मेरी गलती है, मैं गया हूँ। आज वो वापस आए हैं और बिना शर्त वापस आए हैं। उन्होंने कहा मैं पार्टी की सेवा करना चाहता हूँ। वो पहले भी पार्टी में निश्चित रूप 20 साल रहे हमारी पार्टी में, तो नेता विरोधी दल रहे, प्रतिपक्ष में रहे, और उन्होंने पार्टी को सत्ता में लाने का काम भी किया 2012 में। बहुत उदार हैं आप लोग,
उन्होंने कहा मैं माफी चाहता हूं, आपने माफी दे दी। कमाल है आपकी उदारता का। पूरा प्रदेश कायल हो गया। मधुरा जोशी जी, मुझे जाना है प्रेम कुमार जी के पास, लेकिन सुरेश जोशी जी को लग रहा है यह मौका चूकना नहीं चाहिए, कुछ उन्हें भी आहुति दे देनी चाहिए। तो सुरेश जी, आपकी टिप्पणी। देखिए, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा जी। उन्होंने 2-3 आरोप लगाए। मैं पहली बार तो ये पूछना चाहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी जो 4 साल रहे, उन्होंने कहा कि मैं संगठन में काम करके पार्टी को चुनाव लड़ाना चाहता हूं, जिताना चाहता हूं, उस काम पे लग गए जी। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब आपने 4 साल अमरिंदर सिंह जी को अपनी पार्टी का मुख्यमंत्री बनाया और उससे पहले भी 5 साल बनाया, तो उस मुख्यमंत्री जी को हटने के बाद ये कहना पड़ा कि इस पार्टी के अंदर देशद्रोही लोग हैं। क्या इस बात का कोई जवाब है? हाँ, बिल्कुल जवाब है। इन्होंने तो सीधे तौर पे कहा है अमरिंदर सिंह के संदर्भ में कि उन्होंने काम ठीक नहीं किया। अमरिंदर सिंह ने हमारी पार्टी के जो वायदे थे उसको पूरा नहीं किया। क्या आप ये कहने की स्थिति में सुरेश जोशी जी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने काम ठीक नहीं किया? सीधा सवाल है। कांग्रेस पार्टी ने पहले दिन कहा कि अमरिंदर सिंह जी ने हमारे अनुसार काम नहीं किया, पार्टी के अनुसार काम नहीं किया। क्या सुरेश जोशी जी कहने की स्थिति में है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने काम ठीक नहीं किया? तो बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब मैं तीसरी बात ये पूछना चाहता हूं, कल तक हरक सिंह रावत जी लोकतंत्र के हत्यारे थे। ये प्रदीप टम्टा जो हरीश रावत जी के प्रवक्ता और सांसद राज्यसभा हैं, मनोज जी जो विधायक आपके रुद्रप्रयाग के, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का हत्यारा है। कल तक जो लोकतंत्र का हत्यारा था, जो कल तक हरीश रावत की पीठ पे चूरा भोग करके स्टिंग ऑपरेशन करके हरीश रावत की सीबीआई जांच करवाने वाला व्यक्ति था, जो व्यक्ति कल तक जो है कि इन्होंने जो है कि एक शब्द का प्रयोग किया, उजाड़ू बल्द, उन्होंने कहा कि ये पूरी पार्टी को बर्बाद कर देगा, वो था। क्या वो आज अच्छा हो गया? क्या उत्तराखंड की जनता पूछ रही है हरीश रावत जी से, कांग्रेस पार्टी? वो तो उसी दिन ठीक हो गए थे ना, जिस दिन भाजपा की गंगा में धोकर आ गए थे। ये माना ही जाता है कि जो भाजपा में आ जाता है वो एकदम पाक साफ हो जाता है, तो आपने उन्हें पाक साफ करके भेजा है, ऐसा मानकर चल रहे हैं वह। लेकिन मैं प्रेम कुमार जी के पास आना चाहता हूं और प्रेम कुमार जी आपसे समझना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में जिस राह पर चल रही है, जिस प्रकार के फैसले ले रही है, बतौर पत्रकार आप क्या देख पा रहे हैं कि उत्तराखंड में संभावित परिवर्तन को रोक पाने में कामयाब होने जा रही है भाजपा उस परंपरा को जो उत्तराखंड की पहचान बन गई कि कोई सरकार दोबारा मौका नहीं पाती है, क्या उसके बदलाव की दृष्टि से एक कदम उठा रही है? यह विवशता है भाजपा की कि उसके पास और कोई कदम उठाने के लिए विकल्प ही नहीं है, इसलिए ये कदम उठ रहे हैं? हिमांशु जी, उत्तराखंड में जो बीते 5 साल में जो छिद्र पैदा हुए भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, वो छिद्र संगठनात्मक रूप से भी हुए। उन छिद्रों को भरने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। अब जैसे वहां संगठनात्मक रूप में देखें तो जब भी मुख्यमंत्री बदलने का अवसर आया तो कांग्रेस से आए हुए दिग्गज नेता मौजूद थे कैबिनेट में। सबको उम्मीद थी कि उनको मौका मिलेगा। सतपाल महाराज जी थे, हरक सिंह रावत थे और दूसरे तमाम लोग थे, लेकिन उनको कभी कंसीडर नहीं किया गया। एक पद्धति, एक पैटर्न सामने आई कि बीजेपी में जो पहली प्रायोरिटी है, जिनका संघ से संबंध होगा, उनको दी जाती है। उसके बाद दूसरी प्रायोरिटी जो बीजेपी में है लंबे समय से, और अंतिम प्रायोरिटी जो कांग्रेस या दूसरी पार्टी से आए हुए लोग होते हैं। ये समझ लेने के बाद लोकतंत्र की हत्या तो हुई ही थी। अदालत ने भी कहा था, अदालत का जिस वजह से ये लोकतंत्र की हत्या हुई थी, जैसा कि बीजेपी के प्रवक्ता बता रहे हैं। जी। तो उस हिसाब से अब उसके लिए एक व्यक्ति दोषी था कि उस समय की परिस्थितियां जो उसके लिए उत्प्रेरक का कार्य कर रही थी, या भारतीय जनता पार्टी दोषी थी, ये विवाद का विषय हो सकता है, या अपना अपना नजरिया हो सकता है, लेकिन लोकतंत्र की हत्या हुई थी, ये बात तो अदालत से ही प्रमाणित है। अब आज के समय में देखिए, उत्तराखंड ऐसा प्रदेश है जहां पर की सवर्णों की बहुत बड़ी आबादी है किसी भी दूसरे प्रदेश के मुकाबले। टिकट वितरण में भी ये दिखता है। क्षत्रिय सबसे ज्यादा है तो टिकट में वो भी दिखता है। तो वो कैलकुलेशन के हिसाब से तो न सिर्फ बीजेपी, कांग्रेस भी ऐसा ही करने वाली है, उस हिसाब से टिकट भी बांटेगी। लेकिन हाँ, जो दिक्कतें पैदा हुई हैं, जो कांग्रेस पार्टी के लोग आए, उनको वो संभाल नहीं सके, वो भाग रहे हैं। बड़े बड़े नेता जो कैबिनेट में है वो जा रहे हैं और उनको वो रोक नहीं पा रहे हैं। ये एक बात हुई। लेकिन तीरथ सिंह रावत जी जैसा, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जो 4 साल मुख्यमंत्री रहे, वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं।
या फिर उन्होंने कहा कि मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे क्यों हटाया गया। तो इन सब कारणों से जो असंतोष है उसका जवाब तो बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को भी नहीं। पर मेरा प्रेम कुमार जी आपसे सवाल दूसरा है। माननीय सुरेश जोशी जी भाजपा के विद्वान प्रवक्ता हमारे साथ है, वो कह रहे हैं कि हमने 5 साल में देखिए कमाल का काम किया। क्या नहीं किया हमने उत्तराखंड में? और दूसरी तरफ 3 मुख्यमंत्री देखने के लिए उत्तराखंड मजबूर हुआ। पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत, फिर तीरथ सिंह रावत और अब पुष्कर धामी। क्या ये अपने आप में सवाल पैदा नहीं होता है कि अगर सरकार ने काम अच्छा किया था तो इन्हें बदला क्यों गया? या भाजपा की स्वीकार उक्ति ये काम ठीक नहीं हो रहा है इसलिए बदला गया, और अब जनता के स्तर पर यह बात प्रमाणित होने का खतरा है इसलिए विधायकों के भी टिकट बदले जा रहे हैं? निश्चित रूप से जनता के बीच में ये सवाल महत्वपूर्ण रूप से रहेगा कि नेतृत्व बदला क्यों गया, और एक नहीं 3 नेतृत्व बदला गया। नेतृत्व जिनको बदला गया वो उन्हें खुद पता नहीं कि क्यों मुझे बदला गया, न पहले को पता था न दूसरे को पता था। अब तीसरे जो हैं वो निश्चित रूप से युवा हैं, प्रतिभा के धनी हैं, उनको उम्मीद भी है अगर वो अपने नेतृत्व साबित करते हैं, चुनाव जीतते हैं तो उनका करियर उज्जवल। तो बीजेपी ने एक युवा नेतृत्व पर अपना जो पूरा लगाया है, जिसको दाव लगाना बोलते हैं, लगाया है। और हम ये नहीं मानते कि ये जो नेतृत्व बदलाव फाइनली है वो एकदम नेगेटिव ही जाएगा, ये हम नहीं मानते। लेकिन कांटे का संघर्ष है, उसमें जो लूप कांटे का संघर्ष है ये प्रेम कुमार जी मान रहे हैं। मुझे सुरेश जोशी जी के पास जाना है, लेकिन मथुरा दत्त जोशी जी से एक बयान साझा करना चाहता हूं और उसकी रोशनी में सवाल करना चाहता हूं। एक बार सुनिए मथुरा दत्त जी, आज जिनको आपने कांग्रेस प्रवेश कराया है वो कुछ कह रहे थे, वो आपसे साझा करना जरूरी है। सुनिए क्या कह रहे हैं हरक सिंह रावत। मैं राहुल जी से मिलता था। अब देखिए आपका बॉडी लैंग्वेज है ना, लग रहा है कि आप बड़े अच्छे सजग पत्रकार हो, बॉडी लैंग्वेज भी होता है। अब मुझे पता नहीं क्यों, मैं कोई क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूं, कोई आलोचना नहीं करना चाहता हूं, लेकिन राहुल जी का व्यक्तित्व तो मुझे हो सकता है अच्छा हो, कुछ ना कहे हम लोग सब कुछ समझना चाहिए। हम मंच से उतरे तो यशपाल जी आ रहे जी राहुल जी को मिलने के लिए चले गए, तो मैं उधर किनारे हो चले राहुल जी से मिल लेते हैं। मैंने कहा भैया आप मिल लो, मैं तो नहीं मिल रहा हूं। तो मथुरा दत्त जोशी जी, राहुल गांधी आपके प्रेरणा स्रोत, अतीत के अध्यक्ष, भविष्य के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष होने की संभावना आप सभी बताते हैं, उनसे मिलने लायक भी नहीं समझते थे हरक सिंह रावत। उनको आपने फूलमाला पहनाई है और मैंने कहा कि कालीन बिछाया तो आपको ऐतराज है। नहीं, हमने ऐसा नहीं किया। थोड़ा रोशनी देंगे जिसको आपके माननीय राहुल गांधी से मिलना तक पसंद नहीं है, उनको पार्टी में लाना पड़ गया। उत्तराखंड में ऐसी क्या जमीन खिसक गई है कांग्रेस की, कैसे लोगों के लिए भी जगह देनी पड़ रही है? नहीं, देखिए ये बयान हरक सिंह जी का सबका है। जब हरक सिंह जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री थे और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल किसी बात को कहने में भी, आप जानते, मैं हिचकता नहीं हूँ और डरता भी नहीं हूँ, बहुत खुल के कहता हूँ जी। राजनीति में मेरा भी 40-42 साल का अनुभव है। हालांकि मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ, कांग्रेस पार्टी में ही रहूंगा। आपने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बयान सुबह कुछ देंगे, शाम को कुछ देंगे। ये आज की राजनीति की प्रवृत्ति बन गई है, आज की राजनीति की। और जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है या मोदी युग आया है इस राजनीति का, आप ये मान लीजिए कि कल कौन कहाँ था, परसों कहाँ था, ये पता नहीं चलेगा। देखिए माफी उन्होंने खुद लिखी है जी, खुद हरक सिंह जी ने खुद भी लिखा है, बिना माफीनामा लिखे हरक सिंह की कांग्रेस में एंट्री उस समय भी कहा था जी। और हरक सिंह जी ने सबको कहा कि मैं माफी, जो भी गलतियां हुई मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं और भविष्य में सब मिलकर कांग्रेस पार्टी के लिए काम करेंगे। और इस समय भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश के लिए नासूर है और उसको सत्ता से हटाना बड़ा जरूरी है। नासूर हैं आज सुरेश जोशी जी, ऐसा आपके साथ 5 साल मंत्री रहे हरक सिंह रावत कह रहे हैं। कांग्रेस तो बड़ी उदार पार्टी है। हरक सिंह रावत ने माफी मांगी, कांग्रेस ने दे दी, तुरंत उन्हें गले भी लगा लिया। आपसे जानना चाहते हैं सुरेश जी, आपके हिस्से से त्रिवेंद्र सिंह जी को, तीरथ सिंह जी को माफी मिलने की कोई गुंजाइश हम लोग रखें ना रखें? देखिए हिमांशु जी, मैं बहुत संक्षिप्त में 2-3 बातें बोल दूं। पहली बात तो ये है कि हरक सिंह जी ने माफी मांगी जी, लेकिन आज भी हरीश रावत के दिल का जो दर्द है
जी हरीश रावत जी के दिल के अंदर की जो पीड़ा है जी वो हरक सिंह को माफ नहीं कर रही है, पहली बात। जी और दूसरी सबसे बड़ी बात तो ये है कि क्या हरक सिंह रावत जी के कांग्रेस पार्टी से माफी मांगने से या जो उत्तराखंड के अंदर की परिस्थितियों का निर्माण कांग्रेस पार्टी ने इन 5-10 दिनों में किया है, जिस तरह से उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के हत्यारे को हम कांग्रेस पार्टी ज्वाइन नहीं करने देंगे, जी तो क्या उस बात का जवाब हरीश रावत जी सार्वजनिक तौर पर कल देंगे? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है सूरज जोशी जी, लेकिन मैं आपका कायल हो गया। आपने बताया कि हरक सिंह रावत को हरीश रावत मन से माफ नहीं करते। जो उनके अंदर दर्द है, जो उनके अंदर तकलीफ है, जो उनके अंदर पीड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होते हुए भी सूरज जोशी जी को हरीश रावत के दिल का दर्द, दुख, पीड़ा का बोध है। मेरा आपसे जानने में दिलचस्पी है कि क्या आपको त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत के भी दर्द, तकलीफ, पीड़ा का वैसे ही बोध है जैसा उल्लेख प्रेम कुमार जी कर रहे थे कि तीरथ सिंह रावत पूछते हैं मुझे हटा क्यों दिया, समझ नहीं आया। तीरथ सिंह रावत को भी समझ नहीं आया क्यों हटा दिया गया। तो उनका दुख, दर्द, तकलीफ का भी कोई समाधान होगा जोशी जी? सवाल है। मैं आपको बड़ी विनम्रता से बताऊं जी, देखिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भारतीय जनता पार्टी के एक संघ की शाखा से निकले हुए कार्यकर्ता हैं जी, उनकी जो निष्ठा है और जो उनका संकल्प है वो देश की सेवा के लिए संकल्प लेके निकले हुए हैं। वो ये हरक सिंह और हरीश रावत की राजनीति की पाठशाला के पौधे नहीं है। उन्होंने देश के लिए संकल्प लिया है, प्रदेश के लिए संकल्प लिया है और अब वो पार्टी की निष्ठा के साथ पार्टी की आइडियोलॉजी के लिए काम कर रहे हैं। वही काम तीरथ सिंह रावत कर रहे हैं। मैं आखिरी सवाल करता हूं सूरज जोशी जी, आपके तर्क को ही शिरोधार्य मानते हुए कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ऐसे नहीं है। त्रिवेंद्र सिंह रावत तो एक अलग ही इंसान है। आप तो बताते हैं देश प्रथम, दल द्वितीय, हम अंतिम, पर त्रिवेंद्र सिंह रावत का तो फैसला बता रहा है कि मैं प्रथम, बाकी सब अंतिम। त्रिवेंद्र सिंह रावत कौन होते हैं अपने संदर्भ में फैसला लेने वाले कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा? यह फैसला तो पार्टी को लेना था कि त्रिवेंद्र सिंह रावत चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। आपसे सवाल है कि आप जो बताते हैं कि हमारे यहां व्यक्ति फैसला नहीं करता, संगठन फैसला करता है कौन क्या दायित्व का निर्वहन करेगा। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने स्तर पर फैसला कैसे ले लिया, इसका कोई जवाब सूरज जोशी जी? या आप मानते हैं कि उनके अंदर नाराजगी है, आक्रोश है, जिसकी अभिव्यक्ति इस पत्र के माध्यम से व्यक्त हुई है, जैसा मथुरा दत्त जोशी जी ने महसूस किया है? डॉक्टर साहब, मैं आपको बतलाऊं, आज से 4 महीना पहले जब लोग विधानसभा चुनाव की तैयारी हुई थी तो मेरी पार्टी मुझसे भी कह रही थी कि जोशी जी आप चुनाव लड़ेंगे जी। मैंने आपकी प्रेस में, जिसमें नेशनल मीडिया बैठा था, उसमें बैठ करके कहा कि मेरी बिल्कुल भी एक रत्ती भी इच्छा नहीं है कि मैं पिथौरागढ़ विधानसभा से चुनाव लड़ूं। मैं आपके सामने बैठा हूं, दिल से बोल रहा हूं। मैं 2017 में प्रत्याशी था, लेकिन आज मेरी पार्टी ने भी मेरे से कहा, मैंने मना किया। लेकिन अगर मेरी पार्टी मुझसे लास्ट में ये कहती कि आपको लड़ना पड़ेगा तो मुझे पार्टी का आदेश मानना पड़ता। आज त्रिवेंद्र जी ने कहा है कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, मैं चुनाव लड़ाना चाहता हूं और आप मुझे मत लड़ाइए। तो पार्टी कल के दिन अगर त्रिवेंद्र जी से कहती कि आपको लड़ना पड़ेगा, त्रिवेंद्र जी भी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने अपनी इच्छा साफ जाहिर कर दी, मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं। दोनों चीजों में अंतर है सूरज जोशी जी। आपने कहा कि मेरी इच्छा नहीं है लड़ने की, एक अलग बात है, और त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पत्र में साफ लिखा है कि मैंने तय किया है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। उन्होंने पार्टी के पास अधिकार छोड़ा ही नहीं। निश्चित तौर पर क्या भाजपा इस संदर्भ में विचार करेगी और क्या इस चुनाव में भाजपा को त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस पत्र की कोई कीमत चुकानी पड़ेगी, ये जानने का विषय रहेगा। जानने का विषय ये भी रहेगा कि हरीश रावत और तमाम कांग्रेसियों के द्वारा हरक सिंह रावत के संदर्भ में 5 साल तक दिए गए बयान, की गई अभिव्यक्ति को क्या वाकई एक माला के माध्यम से समाप्त मान लिया जाएगा और जनता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को इस तरह हरक सिंह रावत को वापस खोया हुआ सम्मान मिल जाएगा। दिलचस्पी रहेगी, जिसके उत्तर हमें 10 मार्च को ही मिलेंगे। आगे भी जुड़ते रहेंगे उत्तराखंड की सियासत के संदर्भ में जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो कुल मिलाकर आज की इस बातचीत में इतना ही। दोनों राज्यों के अंतर्गत सियासी सरगर्मी तेज है, कोई इधर कोई उधर जा रहा है और इनके बीच में हम जैसे लोगों को अपना समाधान खोजना पड़ रहा है। और ऐसी उम्मीदों के बीच में मिलता है ये कमाल का शेर जो ये कहता है कि साया है कम खजूर के ऊंचे दरख्त का, साया है कम खजूर के ऊंचे दरख्त का, उम्मीद बांधिए ना बड़े आदमी के साथ। कैफे भोपाली ने जो शेर लिखा था ना,
ये वर्तमान के राजनेताओं के संदर्भ में है। ये जितने भी बड़े दिखते हैं, पर कुल मिलाकर जब मौका पड़ता है तो इनके छोटेपन के एहसास हम सबको सहजता से हो जाते हैं। क्या देश इस दृश्य को बदलते हुए आने वाले समय में देख पाएगा, ये जानने में आपकी और हमारी दिलचस्पी रहेगी। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए विषयों के साथ। तब तक के लिए सदा प्रणाम।